हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा वीडियो रहेगा गुणनखंड। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम का गुणनखंड। लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगर नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुणनखंड होते क्या है, उसके बाद गुणनखंडों की संख्या कैसे पता लगती है, उसके बाद गुणनखंडों का योग क्या होता है, उनका गुणनफल क्या होता है, उनका एवरेज क्या होता है, और भी कई तरीके के क्वेश्चन जो गुणनखंडों पर पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड में सबसे पहले हमें दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दो नेम्स हैं आपके, एक आपका गुणनखंड जिसको आप फैक्टर कह सकते हैं, और दूसरा है आपका अभाज्य गुणनखंड। इसको आप प्राइम फैक्टर कह सकते हैं। इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं, गुणनखंड निकाल देते हैं। कई बार गुणनखंड पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम एक एग्जांपल से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में आपको पीछे एक वीडियो में बता चुका हूं अच्छी तरह से, क्या अभाज्य संख्याएं होती है, क्या अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो आप पीछे जाकर वो वीडियो देख लीजिए एक बार। उस वीडियो से आपको स्पष्ट हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आएंगे तो आपको गुणनखंड भी नहीं आएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जाके अभाज्य गुणनखंड का वीडियो जरूर देख लें एक बार। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई भी संख्या ली, जैसे मान लीजिए मैंने 12 ले लिया। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दें और इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 का भाग दिया तो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 3, अब 2 से लगेगा नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे 1। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि अभाज्य गुणनखंड क्या है इसके। तो अगर आपसे कहे कि भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए या प्राइम फैक्टर्स बताइए, तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 या 3 की पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर पूछे अभाज्य गुणनखंड कितने हैं तो बहुत आसान है, 1 2 3, या यहाँ से पावर जोड़ लो 2 + 1 3, तो 3 अभाज्य गुणनखंड है टोटल। लेकिन गुणनखंड क्या होते हैं वो आपसे अगर पूछा जाए कि 12 के गुणनखंड बताइए, तो 12 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों को हम गुणनखंड नहीं बोलते हैं। अगर आपसे पूछे 12 के गुणनखंड बताइए, फैक्टर्स बताइए, तो फैक्टर्स का मतलब होता है कि 12 के अंदर किस किस संख्या का भाग लग सकता है। जैसे 1 का भाग लगता है, और 1 का भाग देखिए सभी में लगता है, जितनी भी संख्या है सब में 1 का भाग पूरा लगता है। ये हमने डिविजिबिलिटी में पढ़ा था कि 1 जो है वो क्या है, एक ऐसा गुणनखंड है या एक ऐसी संख्या जिसका भाग सब में लगता है। तो इसलिए ये क्या है आपका, ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है, मतलब ये हर संख्या का फैक्टर है। 1 जो है वो सबका गुणनखंड है, 1 का भाग सब में लगता है पूरा। ठीक है, तो 1 हो गया आपका। उसके बाद 12 में किसका भाग लगेगा, तो 2 का लग सकता है, 3 का लग सकता है, 4 का लग सकता है, 6 और 12। ये वो संख्याएं हैं जिसका भाग 12 के अंदर लग सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये कहें कि भाई 1 और 12, यानी 1 तो सब में भाग लगेगा ही, 12 का मतलब संख्या खुद हो गई। तो एक तो संख्या स्वयं और एक 1, ये दो जो होते हैं ये हमेशा संख्या के फैक्टर होते ही होते हैं। इसका मतलब किसी भी संख्या के मिनिमम जो फैक्टर है वो 2 हो सकते हैं 1 के अलावा। 1 क्या होता है, देखिए 1 जो होता है, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, और वो क्या होता है, 1 खुद ही होता है, क्योंकि यही संख्या हो गई, यही 1 हो गया, तो इसलिए इसका एक ही फैक्टर होता है, और वो क्या होता है, 1। इसके अलावा जितनी भी प्राकृत संख्याएं या जितनी भी धनात्मक संख्याएं, सबके 2 फैक्टर मिनिमम होते ही होते हैं, है ना। जैसे एक तो 1 होगा ही होगा सबका, एक संख्या खुद भी होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फैक्टर हर संख्या के लगभग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 और 12 के अलावा और कितने फैक्टर हैं, तो 4 और है। तो अगर मैं ये कहूं कि 12 के फैक्टर कितने यानी गुणनखंड कितने हैं, तो आपका आंसर होगा कि टोटल गुणनखंड कितने हैं,
6 गुणनखंड है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 के अंदर कितनी संख्याओं का भाग पूरा लग सकता है, तो 6 संख्याओं का भाग पूरा लग सकता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 जो है वो कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, अपने से छोटी कितनी प्राकृत संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है, तो 6 संख्याओं से विभाज्य, अपना खुद के बराबर या उससे छोटी। अगर बिल्कुल इससे छोटी पूछे तो इसको छोड़कर 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके हम अलग अलग तरीके से इसको हम बता सकते हैं, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे कैसे होगा। फिलहाल हम इतना समझ रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड तो वो होता है कि जब आप संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में शो करते हैं। 2, 2, 3 ये अभाज्य संख्या है, इनके गुणा के रूप में आपने लिखा, आपने गिन के बता दिया कि भी 3 संख्याओं का गुणा बन रहा है, 3 अभाज्य संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, इसका मतलब 3 अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन जो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य नहीं होते हैं, जैसे 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, 12 भी अभाज्य नहीं है। तो गुणनखंड अलग चीज होते हैं। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिसका भाग इस 12 के अंदर पूरा दिया जा सकता है वे 12 के गुणनखंड कहलाएंगी। ऐसे किसी और संख्या के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं समझने के लिए, वो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए ये हमने पढ़ा कि 12 के ये टोटल 6 गुणनखंड होते हैं। अब आप एक तो ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है इनका भाग 12 में पूरा लगेगा, इसीलिए तो हम इनको 12 का गुणनखंड बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो गुणनखंड है उनको आप भाजक भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाजक को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डिवाइजर। दोनों शब्दों का मतलब एक ही होता है, यानी गुणनखंड का मतलब ये संख्याएं जिनका भाग 12 में पूरा लगेगा। भाजक 12 के भाजक, तो 12 के भाजक का मतलब भी वही हो गया कि कौन कौन सी संख्या है जिनका भाग 12 में पूरा लगेगा। तो गुणनखंड और भाजक दोनों एक ही बात है, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि इस संख्या के गुणनखंड बताइए, संख्या गुणनखंडों की संख्या बताइए। कई बार पूछा जाता है कि भाजकों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको यहां से ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो 12 है आपका, ये इस 1 के पूरे गुणा में है, कंप्लीट गुणा में है। कितने गुणा है इसका? 12 गुणा है। अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का भी ये कंप्लीट गुणा है कितना? 6, ये इसका 6 गुणा है। ऐसे ही 3 जो है इसका भी ये क्या हुआ? 4 गुणा, पूरा 4 गुणा है। आगे वालों का भी आप देख सकते हैं, 4 का ये 3 गुना है, 6 का ये 2 गुना है और 12 का ये 1 गुना है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये जो 12 है इस 12 के ये गुणनखंड है, या एक भी कह सकते हैं कि ये भाजक है। तो ये जो है ये तो है आपके गुणनखंड या भाजक। अब ये 12 इनका क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 इनके लिए ये 12 क्या कहलाएगा? तो ये 12 जो है आपका, ये इन सभी का क्या कहलाता है? ये इनका कहलाता है मल्टीपल या गुणज, मल्टीपल या गुणज। तो यहां पे 3 नाम हो गए आपके पास, गुणनखंड, भाजक, गुणज। ये 3 नाम है यहाँ पे, फैक्टर, डिवाइजर, मल्टीपल, 3 वर्ड है। तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों का यूज क्वेश्चंस में होता है। आपको पता करना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में ना। तो देखिए फैक्टर और डिवाइजर तो सेम होते हैं, यानी वो संख्या है जिसका किसी दी गई संख्या में पूरा भाग लग जाए। लेकिन मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल वो खुद संख्या ही होती है जिसके अंदर हमें भाग देना है। वो संख्या जो है वो अपने सभी गुणनखंडों का या अपने सभी भाजकों का क्या होती है? गुणज होती है। मतलब वो उनके गुणा में, पूरे गुणा में आती है, पॉइंट में नहीं आती है। जैसे 2 गुणा है, 6 गुणा, 8 गुणा है, 12 गुणा है, 15 गुणा, ऐसे होती है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको 7 के गुणज निकालने हैं, तो गुणज का मतलब ये हुआ ये इसके पूरे गुणा में आपको जो संख्या आएंगी वो बताना है। तो 7 के गुणा में, एक गुणा में 7 ही होता है, तो 7 इसका क्या होगा? 7 इसका क्या होगा? 7 इसका गुणज होगा, ठीक है। ऐसे इसका 2 गुणा करें तो क्या होता है? 14। तो 14 जो है वो 7 का क्या है? गुणज है। ऐसे ही हम कहें कि इसका 3 गुणा करें तो क्या है? 21। तो 21 जो है वो 7 का मल्टीपल या गुणज है। तो ये इसके गुणज है, और 7 जो है वो इन सब का क्या है? ये इन सब का भाजक या गुणनखंड है, क्योंकि इसका भाग इनमें सब में पूरा लग रहा है। बात समझ पा रहे होंगे आप। तो ये तीनों चीजें जो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, गुणनखंड, भाजक
और मल्टीपल या गुणज, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। गुणज अलग होता है, बाकी ये दोनों तो सेम ही होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मल्टीपल जो होता है किसी संख्या का, वो उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। जैसे मैं आपको अभी मैंने बताया भाई 12 का जो गुणज है वो या तो 12 होगा, ठीक है, या तो 12 होगा या 12 से बड़ा होगा। जैसे 7 का देख लो, 7 का गुणज या तो 7 होगा अगर उसके बराबर है तो, या उससे बड़ा रहेगा। तो गुणज हमेशा संख्या से बड़े होते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ में अपने आगे काम आएंगे कि गुणज निकालिए इसका, इतने का गुणज बताइए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए गुणज हमेशा संख्या से बड़े होते हैं, क्योंकि वो संख्या का 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे, तो या तो बराबर या संख्या से बड़े होंगे। जबकि भाजक या गुणनखंड जो होते हैं वो संख्या से छोटे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों वर्ड अपने काम आएंगे, गुणनखंड भी आएगा और अपने पास गुणज भी आएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो गुणज होता है और एचसीएफ जो होता है वो गुणनखंड होता है, ठीक है। वो आगे मैं स्पष्ट कर दूंगा जब ये आएगा तो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि गुणज जो है वो किसी संख्या के गुणा में आने वाली संख्या है, इसलिए वो उससे बड़ी होंगी। गुणनखंड जो है वो संख्या है जिसका भाग उस संख्या में लगेगा, इसका मतलब उस संख्या से डेफिनेटली क्या होंगी, छोटी होंगी। बराबर हो सकते हैं दोनों, लेकिन छोटी और बड़ी, ये आपको ध्यान रखना, दोनों में अंतर, ठीक है। चलिए, हमने ये किया कि 12 के 6 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, और हमने एक एक करके सारे पता भी लगा लिए। चलिए, मैं आपसे कहूँ 24 के कितने होंगे, आप इजीली बता सकते हैं 24 में किस किस का भाग लगेगा। मैं आपसे कहूँ 30 के कितने होंगे, आप इजीली बता सकते हैं कि 30 में किस किस का भाग लगेगा। तो 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। आप आसानी से बता पा रहे हैं कि 30 के अंदर इनका भाग लगेगा, इसलिए ये जो है ये इसके क्या है, गुणनखंड या भाजक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1080 का बताइए, 1080 के गुणनखंड निकाल के बताइए, अब आपके लिए आसान नहीं होगा करना। चलिए, इतना ही पूछ लिया जाए कि 1080 के कितने गुणनखंड है, तो आप एक एक करके निकाल के बताइए इस तरीके से कि आप कितने निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं निकाल सकते आप ऐसे, क्योंकि ऐसे करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे अकेले इसमें, और निकाल लिए भी तो क्या गारंटी है कि जो सही है वो ये है। हो सकता है कोई एक छूट गया हो बीच में, या हो सकता है एक जो है वो एक्स्ट्रा आ गया हो, ऐसे भी हो जाता है। तो इसीलिए आपके पास में ये जो मेथड होता है कि एक एक करके चेक करें, ये आप नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन में। आपको एक परफेक्ट मेथड डेवलप करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा जिससे कि ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, आप तुरंत बता सकें कि उसके कितने गुणनखंड आने वाले हैं, ठीक है। तो उस मेथड को हम पढ़ेंगे कि मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम सोल्व करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि गुणनखंडों की संख्या निकालिए। कोई भी एक संख्या दी जाएगी, पूछेगा इसके कितने गुणनखंड है बताइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने लिया है गुणनखंडों की संख्या निकालना। इसको हम एक एग्जाम्पल से लेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए आपको दिया जाए 72। देखिए 72 के गुणनखंड आप डायरेक्ट निकालेंगे तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंडों की जरूरत पड़ेगी, यानी प्राइम फैक्टर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आ रहे तो मैं एक बार करके बता रहा हूं, फिर आप खुद ही करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। 72, इसमें 2 का भाग दिया हमने 36, फिर 2 का भाग दिया 18, फिर 2 से भाग दिया 9, फिर 3 से भाग दिया 3, फिर 3 से भाग दिया 1। इस तरीके से निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार आ रहा है, तो 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसकी सहायता से मुझे कैसे पता लगे, ये तो अभाज्य गुणनखंड पता लग रहे हैं, इससे हम गुणनखंड में कैसे बदलेंगे। देखिए कैसे बदलना है हमें। एक्चुअल में क्या है, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हमने क्या किया, 72 जो था उसको 2 संख्याओं में तोड़ दिया। ये 8 है और ये कितना है 9, इसको हमने 8 गुणा 9 की फॉर्म में लिख दिया। यानी हमने एक्चुअल में इसको सहभाज्य संख्या में ही तोड़ा है। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये एक्चुअल में हमने अलग अलग करके इनको तोड़ लिया है ना, ताकि इनमें कुछ कॉमन ना बचे। अब देखिए क्या होगा, ये 8 है आपका, या आप कह सकते हैं 2 की पावर 3 है, कुछ भी आप मान के चले। आपके पास में देखिए अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए जैसे 5 की घात 4 है, ऐसे कोई भी संख्या है जिसमें अभाज्य संख्या की कोई पावर आ रही है, यहाँ भी ऐसी संख्याएं आएंगी सारी, इसलिए मैंने ऐसा ही कोई एग्जाम्पल लिया एक बार।
आप बताइए इसके अंदर किस किस का भाग लग सकता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर 1 का भाग लग सकता है, क्योंकि 1 का भाग सब में लगता है। तो 1 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। उसके बाद इसमें लग सकता है 5 की पावर 1 का भाग, उसके बाद इसमें लग सकता है 5 के स्क्वायर का भाग, उसके बाद लग सकता है 5 की क्यूब का, उसके बाद 5 की पावर 4 का। क्या इसमें 5 की पावर 5 का भाग लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि पावर बड़ी चली गई, तो ये काट नहीं पाएगी इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की कोई भी संख्या हो जिसमें अभाज्य संख्या की कोई पावर आ रही है, तो उस संख्या के अंदर भाग लगने वाली संख्याएं जो है वो उसकी पावर 0 से लेकर, क्योंकि 0 पावर का मतलब तो 1 होता है, तो 1 तो आएगा ही सब में, 0 से लेकर उस संख्या तक, मतलब जितनी पावर दी हुई है वहां तक चलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 का जो क्यूब है, इस 2 के क्यूब में किस किस का भाग लग सकता है? तो 2 की पावर 0 का लग सकता है, 2 की पावर 1 का लग सकता है, उसके बाद में 2 की पावर 2 का लग सकता है, 2 की पावर 3 का लग सकता है, 3 से आगे नहीं जाएगा। यानी ये 8 था, तो 8 में किस किस का भाग लग सकता है? या तो 1 का लग सकता है, या 2 का लग सकता है, या 4 का लग सकता है, या खुद 8 का लग सकता है। इन चारों का भाग इसके अंदर पूरा लग सकता है। तो इस संख्या के ये गुणनखंड हो गए, ठीक है। ऐसे इसकी बात करें तो इसके अंदर किस किस का भाग लग सकता है? तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। यानी मैं कह सकता हूं या तो 1 का भाग लगेगा, या 3 का भाग लगेगा, या 9 का भाग लगेगा, ठीक है। इसका मतलब इस संख्या के गुणनखंड कितने हैं? 3। इसके 3 गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है। तो अगर मैं ये कहूं दोनों को गुणा कर दें तो कितने गुणनखंड बनेंगे? तो होगा क्या, देखिए ये दोनों गुणा में ही तो है ना। तो इस संख्या को इस संख्या को जब आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए कैसे गुणा होंगे, ये ध्यान से देखना आप। ये 2 की पावर 0 जो है ये इन तीनों से गुणा होगा, ठीक है। ये 2 की पावर 1 इन तीनों से गुणा होगा, ये भी इन तीनों से गुणा होगा, और ये भी इन तीनों से गुणा होगा। मतलब सारे आपस में गुणा होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन तीनों से गुणा होकर 3 गुणनखंड बनाएगा, फिर ये अगले 3 बनाएगा, ये अगले 3 बनाएगा, ये अगले 3 बनाएगा। मतलब 3 3 6 9 12, टोटल 12 गुणनखंड बनेंगे। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास ये कितनी संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या है टोटल, या कितने गुणनखंड है? तो 4 हैं, ये टोटल 4 गुणनखंड है। ये कितने हैं? 3 हैं। तो अगर आपस में गुणा करेंगे तो टोटल गुणनखंड कितने निकल के आने वाले हैं? 12 आने वाले। टोटल गुणनखंड कितने आने वाले हैं? 12 आने वाले। आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। इसके जितने गुणनखंड है, इसके जितने, अगर तीसरी संख्या है तो वो भी ले लो, उसके कितने, सबके अलग अलग चेक कर लो और उनको गुणा कर दो, क्योंकि संख्या गुणा में, तो आप गुणा कर लो उनके गुणनखंडों की संख्या को, तो आपको पता लग जाएगा उस पूरी संख्या के टोटल कितने गुणनखंड आने वाले। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूं क्या क्या गुणनखंड आएंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप। देखिए 2 की पावर 0 को मैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 के स्क्वायर, इनसे तीनों से गुणा करूंगा तो क्या क्या बनेगा? 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0, फिर 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1, फिर 2 की पावर 0 इंटू 3 का स्क्वायर। ये इन तीनों से गुणा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं 2 की पावर 1 को इनसे करूंगा तो इस तरह से बनेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरह से 3 और बन गए। ऐसे 2 का स्क्वायर को अगर मैं इनसे करूंगा तो ये क्या क्या निकल के आएंगे? देखो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 0, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 3 और निकल के आ गए। फिर बचा 2 का क्यूब, इसको भी तीनों से गुणा कर लेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 0, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 एंड 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या क्या बन के आ रहे हैं। ये 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, 0 पावर का मतलब 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। ये 1 इंटू 3 तो ये 3 हो गया, ये 1 इंटू 9 तो ये 9 हो गया। ये आपका 2 हो जाएगा, ये 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, ये 9 गुणा 2 18 हो गया आपका, ये 4 हो जाएगा, ये 4 गुणा 3 12 हो जाएगा। इसके बाद में ये 9 गुणा 4 36 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 गुणा 3 24 हो जाएगा, 8 गुणा 9 72 हो जाएगा।
अब आप ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या गुणनखंड बेहतर के निकल के आ रहे हैं। ध्यान से देखना, 1 आया, ठीक है, देखिए 1 आ रहा है यहाँ पे, तो ये 1 आ गया आपका। उसके बाद देखिए 2 भी आ रहा है, तो ये 2 आ गया। फिर 3 आ रहा है, ये 3 आ गया। उसके बाद में 4 आ रहा है, देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, ये 4 आ गया। उसके बाद में 6 आ रहा है, ये आपका 6 हो गया। उसके बाद में 8 आ रहा होगा, देखो ये 8 हो गया आपका। उसके बाद में 9 आ रहा है, ठीक है, तो ये 9 हो गया अपना, ये 9 है। उसके बाद में नेक्स्ट 9 के बाद में 12, तो ये आपका 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए 12 के बाद में 18, ये आपका 18 हो गया। 18 के बाद में 24, ये 24 हो गया। 24 के बाद में 36, तो ये 36 हो गया। और 36 के बाद में 72, ये 72। क्या यही वो संख्या है जिनका भाग बेहतर में पूरा लग सकता है? इनके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका भाग बेहतर में पूरा लगेगा। इसका मतलब हमने अभाज्य गुणनखंडों को आपस में गुणा करके गुणनखंडों में बदल लिया। तो कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, आपको 0 पावर से लेकर जितनी पावर दी है वहां तक सबके अलग अलग लिख लेने। फिर आप देख लेंगे, अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप इजीली गुणा कर दीजिए कि इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, गुणा कर दीजिए, टोटल इतने होंगे। अगर आपको अलग अलग गुणनखंड पता करने हैं तो उनको आपस में गुणा करके देख लीजिए, आपको सारे गुणनखंड मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अलग अलग गुणनखंड कोई नहीं पूछेगा, आपसे या तो संख्या पूछी जाएगी या उनका जोड़ पूछा जाएगा, जो कि आगे हम करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं कुछ ऐसे शो कर सकता हूँ क्या भाई, कि कोई संख्या मान लीजिए n है, कोई भी संख्या n है। जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड किए तो मान लीजिए p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, कुछ ऐसे आगे भी ले सकते हैं आप, मैंने 3 ही लिया फिलहाल। कुछ इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, जैसे अभी हमने 72 के किए थे। अब आप ये कह सकते हैं क्या कि भी इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो आपको पता है भी इसके अभाज्य गुणनखंड p की पावर 0, p की पावर 1 कहाँ तक चलेंगे, p की पावर a तक, जहां तक पावर होती है वहां तक आएंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो आप कहेंगे q की पावर 0, q की पावर 1, q की पावर 2 और q की पावर b तक चलेंगे। ऐसे इसके अभाज्य गुणनखंड तो r की पावर 0, r की पावर 1 अप टू r की पावर c तक चलेंगे। तो जितनी पावर होती है 0 से लेकर उतनी पावर तक जाते हैं सबके, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, यहाँ संख्या होती तो मैं बता देता, ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे पता है यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक कितने गुणनखंड हैं, तो 1 से लेकर ए तक जा रही है, तो टोटल कितनी संख्या है? ए संख्या ही है। एक 0 और बढ़ गया, 0 एक एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितने गुणनखंड है टोटल? तो आप कहेंगे इसके टोटल गुणनखंड कितने हैं? a प्लस 1। भाई ये तो a हो ही गई संख्या है ना, p की पावर 1 2 3 4 a तक चल रहा है, तो ये तो a संख्याएं होंगी। 0 एक्स्ट्रा हो गए, एक संख्या और बढ़ गई, तो इसका मतलब a प्लस 1 गुणनखंड है इसके। इसके टोटल कितने गुणनखंड होंगे? तो इसके होंगे कितने? b प्लस 1। इसके कितने होंगे? तो इसके गुणनखंड होंगे c प्लस 1। और चूंकि ये सब गुणा हो रहे हैं तो गुणनखंडों की संख्या भी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो इसलिए जब भी हमें ये बताना हो कि भाई n के गुणनखंडों की संख्या या फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप इस चीज को। आपको क्या करना है, जो भी पावर दी हुई है उसमें 1 प्लस करके, सब पावर में 1 प्लस करके गुणा कर देना है। गुणा कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा टोटल गुणनखंड कितने आने वाले हैं। ये इसका फॉर्मूला बना लिया हमने खुद से, ठीक। सेकंड पॉइंट है गुणनखंडों का योग करना। अब जैसे हमने 12 के एग्जाम्पल लिया था, 12 का ही, उसके गुणनखंडों का हमने क्या किया था कि संख्या निकाली थी कि भाई 12 के 6 गुणनखंड होते हैं। ऐसे 72 के निकाले कि 72 के टोटल जो है वो 12 गुणनखंड होते हैं, अभी हमने निकाले थे पीछे। अब अगर आपसे पूछा जाए उनका टोटल करके बताइए, जो भी गुणनखंड आए थे उनका टोटल करके बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं 12 का ही ले रहा हूँ ना, जैसे 12 के क्या आए थे, तो 12 के गुणनखंड आए थे 1 2 3 4 6 एंड 12। आपसे कहे इसके गुणनखंडों का योग बताइए, तो देखिए गुणनखंडों का जो योग होगा, यहां से आप देख सकते हैं
गुणनखंडों का योग होगा तो 1 + 2 3, 3 6 4 10, 6 16, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, तो 28 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये तो छोटी संख्या थी, हमने निकाल लिया। अब किसी संख्या के 50 गुणनखंड है, वो हमसे गुणनखंड ही नहीं निकल पा रहे, हम उनका योग कैसे निकालें? तो हमें अभाज्य गुणनखंड से हम उनकी संख्या तो निकाल सकते हैं, लेकिन योग में अभाज्य गुणनखंड का यूज हम कैसे करेंगे वो अभी हम करके देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 12 ही लिया, ठीक है, ये 12 हमने लिया हुआ है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम सबसे पहले कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, यही बनेगा। ठीक है, चलिए इसके क्या क्या गुणनखंड बनेंगे? तो इसके गुणनखंड बनेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इसके क्या क्या बनेंगे? तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। इसके टोटल 3 गुणनखंड है, इसके टोटल 2 गुणनखंड है। अगर हमें पूछे टोटल पूरे मिला के कितने हैं, तो 3 इसके हैं, 2 इसके हैं, इसका मतलब टोटल कितने हैं? 6। ये तो आसान है बिल्कुल। ठीक है, अब हमें पूछा है कि योग बताओ कितना। देखिए योग का तरीका ये है कि हमें अलग अलग गुणनखंड, तो मैं इसके सारे गुणनखंड लिखता हूँ। 2 की पावर 0 को इनसे गुणा करें तो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे ही गुणा होंगे। फिर देखिए 2 की पावर 1 को गुणा करें दोनों से अलग अलग, तो 2 की पावर 1। फिर देखिए 2 की पावर 2 को गुणा करें 3 की दोनों पावर से, कुछ ऐसा ही बन रहा है क्या? कुछ ऐसा ही बन रहा है। इसको मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता था, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर। इसको ऐसे भी लिख सकता था, मतलब 2 वाली पावर अलग से जोड़े, 3 वाली अलग से जोड़े, इनको गुणा करेंगे तो यही आएगा। आप करके देख सकते हैं। देखो 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 ये आ जाएगा, 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 ये आ जाएगा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 ये आएगा। फिर इनको गुणा करेंगे ये आएगा, इन दोनों के गुणा से ये आ जाएगा, इन दोनों के गुणा से ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो क्यों मुझे इतना करना पड़े सबको? मैं यहीं पे लिख सकता हूं ना कि भाई मैं ये 3 पावर अलग से जोड़ सकता हूं, इसके तीनों गुणनखंड अलग से जोड़ दें, इसके 2 गुणनखंडों को अलग से जोड़ दें, और इनको क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मिल जाएगा गुणनखंडों का योग। आप सोल्व करके देख सकते हैं। ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 2, ये क्या होगा? 4, ये होगा 1 और 3। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये 7 हो गया, ये 4, क्या 28 आ रहा है, और ये अभी हमने पहले करके देखा था, इसके सारे गुणनखंडों का योग 28 आएगा। तो आपको मेथड समझ में आया? सबके अलग अलग जो भी गुणनखंड है उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि बीच में गुणा लगा हुआ है तो गुणा कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल जोड़ कितना आएगा सबका। जैसे इसके हमें गुणनखंडों का योग निकालना है कि इसके गुणनखंडों का, ये कोई भी संख्या है, p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c, यहाँ पे p q r क्या अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने लिखा हुआ। ठीक है, आप बताइए कि भाई इसके जो गुणनखंड होंगे उनका जोड़ क्या आएगा, क्योंकि हमें जोड़ करना है। तो इसके गुणनखंडों का संख्या नहीं पूछ रहा हूं, संख्या तो a+1 हो जाएगी, इसकी b+1, इसकी c+1, फिर गुणा कर देंगे ना। योग कर रहे हैं तो आपको सारे गुणनखंडों का योग करना पड़ेगा, इसके जितने भी गुण। इसके गुणनखंड कहां से कहां तक होंगे? तो p की पावर 0, p की पावर 1 अप टू कहां तक चलेंगे? तो p की पावर a तक चलेंगे। ठीक है, ऐसे इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो इसके गुणनखंड q की पावर 0, q की पावर 1 से लेकर q की पावर b तक चलेंगे। इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो इसके गुणनखंड r की पावर 0, r की पावर 1 अप टू r की पावर c तक चलेंगे। आगे कोई और है तो उसका भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या हो गया? ये गुणनखंडों का योग हो गया। ये गुणनखंडों का योग निकालने का फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे डायरेक्ट, या ये तरीका याद रखेंगे। आप इनको देखिए रट्टा नहीं मारेंगे फॉर्मूलों को। ठीक है, इनका तरीका ध्यान रखेंगे कि कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है एग्जाम में, और अगर डायरेक्ट रट्टा मारा तो डायरेक्ट रट्टा मारा हुआ क्वेश्चन नहीं आने की संभावना भी होती है। कई बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो अगर नहीं आया, थोड़ा सा घुमा के कर दिया, तो आपको मेथड ध्यान है कि कहाँ कहाँ से हमने कैसे काउंट किया, तो आप इजीली कर देंगे। अगर मेथड ध्यान नहीं है तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। गुणनखंड का ध्यान रखेंगे आप, तो आपको मेथड ध्यान रखना, हमने कैसे बनाया फॉर्मूला।
अब कई बार देखिए एग्जाम में क्या होता है, जब तक ये पावर जो है ये छोटी है, जैसे 3 है 4 है, मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, या 2 है 4 है मान लो, तब तक हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। कई बार ये मान लीजिए गुणनखंडों की संख्या 20 हो गई, 20 हो गई, तो अब 20 जैसे 2 की पावर 20 तक एक एक करके कैलकुलेट करना नामुमकिन है, 3 की पावर 15 तक कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। तो एग्जाम वाला क्या है कि इसको एक संख्या के रूप में लिखता है, पावर के रूप में ही लिख देता है, ठीक है। तो फिर आपको इसका दूसरा फॉर्म भी ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूले का दूसरा रूप भी पता होना चाहिए कि पावर के रूप में ये कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लिखा जाता है। हालांकि है वही चीज, लेकिन उसको दूसरे फॉर्म में आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार आंसर आपको उस तरीके से दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम यूज करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का, गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसको हम बोलते हैं, हम इसमें जीपी का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जीपी क्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या है, जीपी क्या होती है, कोई भी अभाज्य संख्या आपके पास में, उस अभाज्य संख्या की पावर आपके पास चल रही है तो वो जीपी है, 100% जीपी है। जैसे 2 है मान लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये मान लीजिए 2 की पावर 20 तक जा रहा है, ये जीपी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कैसे, इसकी सारी टर्म्स जो है वो कितने से गुणा होती हुई चल रही है, 2 से। तो जब संख्या की टर्म्स जो है वो 2 से गुणा होती हुई चलती है तो वो हमेशा या 2 से, या कह सकते हैं सेम संख्या से गुणा होती हुई चलती है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो जीपी कहलाती है। ऐसी 3 की पावर भी चल सकती है, तो फिलहाल मैं पावर वाली करवा रहा हूँ, जीपी और भी हो सकती है, फिलहाल हम पावर वाली देख रहे हैं क्योंकि हमें पावर ही काम में आनी है अपने। तो ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये जीपी का एग्जाम्पल है। अब इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला तो ये कि भाई इसमें पहली टर्म क्या है, ये है आपका फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, इसको हम स्मॉल ए से दिखाते हैं, ठीक है। फिर इसमें टोटल टर्म्स कितनी है, जैसे इस जीपी में तो मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है 1 2 3 4 20 तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है 20, एन का मान है 20। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं उस जीपी में, ठीक है। तीसरी चीज है आपका रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो कॉमन रेशियो यानी जितने से संख्या गुणा होते हुए चल रही है, ये जो 2 है आपका, ये कहलाता है आपका कॉमन रेशियो, या इसको हम सार्वनुपात बोलते हैं। ये आर होगा, इसको स्मॉल आर से दिखता है। तो अगर आपको ए पता हो, आपको आर पता हो, आपको एन पता हो, तो आप इस जीपी के सारे पदों का जोड़ कर सकते हैं। जीपी के एन पदों का योग जो होता है, जीपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 बट्टे r-1। अगर r का मान 1 से बड़ा है, यहाँ पे अपना मान r का मान जो 1 से बड़ा ही रहेगा, कारण क्योंकि पी क्यू आर जो है वो अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है, इसलिए r का मान अपना बड़ा रहेगा। तो हमें ये फॉर्मूला काम में लेना, ध्यान से देख लेना, अगर आपको नहीं पता है तो अब लिख लेना a इंटू आर की पावर n-1 बट्टे r-1। ये जब r ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, ठीक है। यहाँ पे 1 वाला ही आएगा, लेस देन 1 वाला काम में नहीं आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1 का ही काम में आएगा फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखिए, a जो है वो पहला पद, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। r क्या है, सार्वय अनुपात यानी कॉमन रेशियो, जिससे गुणा होते हुए चल रही है संख्या, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने पदों का हमें जोड़ करना है, वो आपका n होगा, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले में इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए, क्या ये एक जीपी है, बिल्कुल ये जीपी है, क्योंकि ये p से गुणा होते हुए चल रही है ना, देखो, तो इसका मतलब सार्वनुपात तो हो गया p। पहला पद क्या है, तो पहला पद है p की पावर 0 इंटू, फिर r की पावर n आता है, सार्वनुपात p है। अब पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इधर, a इंटू आर की पावर n-1 बट्टे r-1, ये होता है ना। तो a की जगह तो हमने पहला पद रख दिया, r यहाँ पे p रहेगा क्योंकि p की पावर बढ़ रही है तो p रहेगा, ठीक है। अब r हो गया n, n का मतलब पदों की संख्या। अच्छा, यहां से यहां तक पदों की संख्या कितनी है, तो वो तो हमें पता ही है, भाई यहां से यहां तक तो a है, ये एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो a+1 हो गई, तो p की पावर a+1, ठीक है। फिर उसके बाद -1, ये नीचे -1 बट्टे नीचे r, r की जगह फिर से p आ जाएगा, तो p-1,
ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो पहला पद q की पावर 0 हो गया, सारवा अनुपात जो है वो आपका q ही होगा। पदों की संख्या b+1 होगी इस बार, b+1, ठीक है, और -1 बट्टे q-1, ठीक है, सार अनुपात -1। ऐसे यहां पे लिखेंगे तो r की पावर 0, इस बार सार अनुपात r हो गया, ठीक है, तो r की पावर, पदों की संख्या c+1 हो गई इस बार, -1 बट्टे r-1, सार अनुपात -1, ठीक है। अब p की पावर 0, q की पावर 0, r की पावर 0, ये तो 1 होता है, तो ये बाहर वाली संख्या अगर आप हटा भी दें, इनको अगर आप हटा भी देते हैं, 1 हो गए ना, इनको हटा दें तो इतना ही फॉर्मूला बचेगा, 1 से गुणा करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो वो आप छोड़ सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये एक और रूप आपको ध्यान रखना है, p की पावर a+1 -1 बट्टे p-1, q की पावर b+1 -1 बट्टे q-1, फिर r की पावर c+1 -1 बट्टे r-1। ये एक और फॉर्म है इस फॉर्मूले की जिसको आपको याद रखनी है। अगर पावर ज्यादा होगी तो एग्जाम में आपको आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये भी है, अगर आप छोटी संख्या होगी आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे ये पावर, तो फिर आपको डायरेक्ट गुणा करके पूछेगा या जोड़ करवाएगा तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी होगी तो वो ऐसे देगा लिख के फिर एग्जाम में, तो इस तरह से लिखा हुआ तो भी आपको पहचानना उसको कि यही जो है, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमने क्वेश्चन लिया, 1080 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है, गुणनखंडों का योग, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने और आपको सम ऑफ फैक्टर्स भी बताने, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 1080 के अभाज्य गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर पहले ही कर लेने, ठीक है, अगर गुणनखंड का क्वेश्चन है तो 1080, इसके प्राइम फैक्टर आप कर सकते हैं, जैसे 2 से डिवाइड आप कर लेना। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे देखो। 1080 के फैक्टर्स हमें करने, तो 1080 के फैक्टर हो जाएंगे, देखिए 2 आएगा इसमें, तो 2 की पावर 3 आएगा, 8 आएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 की पावर आ जाएगा इसमें, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 5 की पावर 1 आ जाएगी। देखिए देखिए कितना हुआ, ये 8 गुणा 9 72, 72 गुणा 5 12 गुणा 9, 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, तो 1080 के हमने अभाज्य गुणनखंड क्या आप करके देख लेना ऐसे एक एक करके, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। फिलहाल मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 की पावर 1, ये आपके इसके अभाज्य गुणनखंड। अब सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या बतानी, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा गुणनखंड की संख्या, तो बहुत आसान है भाई। इसके कितने गुणनखंड होंगे तो हमें पता है, एक एक्स्ट्रा होता है, जितनी पावर होती है उससे एक एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 उसमें और शामिल रहेगा। इसका मतलब 3 तो ये दिख ही रहे, 3 तो होंगे होंगे, ठीक है। एक और होगा तो 3 + 1 यानी 4 होगा। इसके कितने होंगे तो इसके भी 3 + 1 4 होंगे। इसमें 1 की पावर आ रही है तो एक और मिला दो उसमें, तो 1 + 1 मतलब कितने हो गए 4 × 4 × 2, यानी टोटल कितने फैक्टर होने वाले हैं 32। 32 इसके टोटल गुणनखंडों की संख्या आएगी। अब कौन कौन से आएंगे वो नहीं पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनका योग क्या आएगा, गुणनखंड जो आएंगे उनका टोटल जोड़ कितना आएगा। तो देखिए योग कैसे करेंगे, गुणनखंडों का योग, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो आप बताइए इसके गुणनखंड 2 की पावर 3 तक आएंगे, कहां से 0 से, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक का जोड़ कर लेंगे। फिर इसके भी इतने ही आएंगे तो 3 की पावर 0 से लेकर 3 तक का जोड़ कर लेंगे। इसके 1 तक ही आएंगे तो 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1 तक जोड़ लेंगे। ये कितना आएगा तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 और 8 15, तो ये 15 आ गया। ठीक है, ये कितना आएगा तो ये 27 और 9 36, 3 39 और 1 40, ये 40 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा तो ये 5 और 1 6 आएगा।
देखिए 15 गुणा 6 90 हो गया, 90 गुणा 4 तो ये आपका आ जाएगा 36 यानी 36। तो 1080 के सभी गुणनखंड जितने भी होंगे कितने होंगे 32, उन 32 के 32 गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालना और उस संख्या के गुणनखंडों का योग करना। ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट है गुणनखंडों का औसत या एवरेज। औसत को एवरेज आप इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, गुणनखंडों का एवरेज आप कैसे निकाल सकते हैं? तो आप एवरेज ऑफ फैक्टर्स, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, एवरेज ऑफ फैक्टर्स। तो आपको पता है भाई एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है? जितनी भी संख्या उनका जोड़ बट्टा जितनी संख्या है उतने नंबर का भाग। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। या ऐसे कह सकते हैं गुणनखंडों का योग बट्टे गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे अभी हमने 1080 निकाला था, ठीक है, तो 1080 के गुणनखंडों का अगर हमें एवरेज निकालना हो तो अभी हमने किया था, जोड़ कितना आया था सभी गुणनखंडों का 3600। पीछे वाले क्वेश्चन में देखे जाके 3600 आया था सम ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी आई थी? तो गुणनखंडों की संख्या हमने की थी 32। ठीक है, तो आप 32 का भाग 3600 में दे दीजिए। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए 8 से, 8 गुणा 4 हो गया, तो ये 8 गुणा 4 450, फिर ये 225 बट्टे 2 हो गया। आप चाहे तो पॉइंट में लिख लें इसको, तो 112.5 जो है वो इसके 1080 के सभी गुणनखंडों का औसत आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट है आपका औसत। औसत के लिए आपको अलग से कुछ नहीं याद करना है, सम ऑफ फैक्टर्स गुणनखंडों का योग बट्टे गुणनखंडों की संख्या, दोनों हम पीछे पढ़ चुके हैं, बस उसी का यूज करते हुए आप एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है गुणनखंडों का गुणनफल। जितने भी गुणनखंड आए उनका गुणनफल कितना होगा, यानी उनको गुणा करे, जोड़ कर लिया हमने, उनका गुणा कितना आएगा, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा वो कैसे निकालेंगे हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने 12 का एग्जांपल लिया था, 12 का एग्जांपल लिया था, तो 12 के फैक्टर क्या क्या आए थे अपने पास? 1 2 3 4 6 एंड 12। ये हमने कोई एग्जांपल लिया, इस तरह से फैक्टर आ रहे हैं। अब अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग से और लास्ट से सेम पोजीशन पर आने वाले जो गुणनखंड है उनका गुणा संख्या के बराबर ही आता है। जैसे यहां संख्या क्या है 12, स्टार्टिंग से पहले नंबर पे ये आ रहा है और लास्ट से पहले नंबर पे ये आ रहा है। अगर आप इनका गुणा करेंगे 1 × 12 तो आपके पास 12 ही मिलेगा आपको। ऐसे स्टार्टिंग से सेकंड नंबर और लास्ट से भी सेकंड नंबर, अगर आप इनको भी गुणा करेंगे तो भी 12 आएगा। ऐसे स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से भी थर्ड, इनको भी गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में ये जो गुणा है ये 12 आएगा। आप बताइए कि 12 12 12 कितनी बार बना? 3 बार। अच्छा, यहाँ फैक्टर कितने थे? तो फैक्टर थे 6 में से दो संख्याएं जो है वो पेयर बना रही है, जोड़े बना रही है, और जो संख्या है वो 3 जो है 3 बार रिपीट हो गई। जो संख्या खुद है वो 3 बार रिपीट हो गई। मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनको सबको जब गुणा करेंगे तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, क्या सारे गुणा हो गए? क्या सारे हो गए ना? इसका मतलब 12 गुणा 12 गुणा 12 कितनी बार हो गया? 3 बार। 12 गुणा 12 3 बार। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 3 का मतलब जितने फैक्टर थे वो आधे हो गए, भाई 2 के पेयर बने तो आधे हो गए। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं 12 जो है वो एक्चुअल में 6 का आधा है। 6 फैक्टर है ना, तो 6 के आधे हो गए। ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं 12, फिर यहां लिख सकते हैं आप गुणनखंडों की संख्या का क्या कर देंगे?
आधा कर देंगे, गुणनखंडों की संख्या का आधा कर देंगे। समझ पा रहे हो आप? तो जब भी आपको गुणनफल निकालना हो गुणनखंडों का, तो उसी संख्या, कोई भी संख्या आपको जो भी दी हो, उसी संख्या की पावर करनी है। पावर में क्या लिखना है? जितने भी उसके गुणनखंड है उनकी संख्या बट्टे 2। तो इसका फॉर्मूला आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। कोई भी संख्या n है, उसके गुणनखंडों का गुणनफल या गुणा कितना होगा, तो उस n की पावर जितने उसके गुणनखंड है उसका आधा कर दो। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमने एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए संख्या आपके पास 180, इसके सभी गुणनखंडों का गुणनफल करके बताना आपको कितना होगा। तो सबसे पहले 180 के अभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे हमें। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यही बनेगा। 4 गुणा 9 36 गुणा 5 180, यही बनेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके पहले इसके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी, पावर में एक एक बढ़ा के गुणा कर लो। ठीक है, तो 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 2 18, 18 गुणनखंड होंगे। अब देखिए, आपको निकालना है गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, तो आपको वही संख्या लेनी है, यानी 180 लेना है, और उसकी पावर जितनी भी गुणनखंडों की संख्या है उसमें बट्टा 2 कर दो। तो 18 बट्टे 2 यानी क्या आएगा आंसर, 180 की पावर 9 आएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का तरीका रहेगा आपके पास। ठीक है, अब देखिए कई लोगों के माइंड में एक कंफ्यूजन चल रहा होगा, मैं बता देता हूं और उसको हम दूर भी कर लेते हैं। क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, कंफ्यूजन ये है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये n जैसे 180 आया था, उसकी पावर हमने 18 बट्टे 2 कर दी, 18 बट्टे 2 कर दी। ठीक है, तो 18 बट्टे 2 तो पूरा 9 हो गया। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में ये है कि भाई अगर 180 जो है उसकी पावर मान लीजिए यहाँ पे 18 की जगह 17 होता, तो 17 होता तो ये तो फिर 180 की पावर 17 बट्टे 2 यानी 8.5, 8.5 मतलब ये रूट में चला जाएगा। क्या ये रूट में भी आ सकता है गुणनफल? ठीक है, क्या ये रूट में भी आना पॉसिबल है? ऐसा अगर रूट में आ सकता है तो क्यों आ सकता है, और रूट में नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आ सकता है? ठीक है, रूट में तो नहीं आएगा क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो जितने भी गुणनखंड आए हैं वो रूट में तो आए ही नहीं। अभी तक हमने पढ़ा है रूट में तो गुणनखंड होंगे ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब रूट में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट ही आना चाहिए। तो फिर इस पॉइंट का क्या करें, ये 17 भी आ सकता है। ठीक है, देखिए इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये 18 और 17 कब आएगा और रूट में क्यों नहीं आएगा, 17 होने के बावजूद भी ये रूट में क्यों नहीं आएगा। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे इस चीज। मान लीजिए अपने पास कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए जैसे 2 की पावर मान लीजिए 3 है, 5 की पावर 3 की पावर मान लीजिए 5 है, और 5 की पावर मान लीजिए 3, ऐसा कोई भी नंबर है, ऑब्वियसली ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको 4 कर देता हूँ, 4 आएगा मान लीजिए। ठीक है, कोई भी नंबर इसी फॉर्म में ही आएगा, अपने पास आएगा, या इसी तरह से हम लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में लिखेंगे तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप ये देखें कि यहाँ पे अगर ये विषम संख्या है तो आपने इसमें 1 जोड़ा, तो 1 जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगी आगे वाली, तो ये सम संख्या बनेगा। इससे अगली में अगर आप जोड़ेंगे तो ये सम संख्या बनेगा, और इससे अगली में 1 जोड़ेंगे तो ये विषम संख्या बदल जाएगी। ठीक है, ये विषम संख्या में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब देखिए ये सम संख्या है 4, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है।
ये सम है, ये सम है, ये विषम है। गुणा करेंगे 6 गुणा 4 24, 24 गुणा 5 120। क्या आ रही है भाई? एक सम संख्या आ रही है, इवन नंबर आ रहा है। और सम संख्या अगर आएगी तो बट्टा 2 इजीली हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या में 2 का भाग लगता है, तो बट्टा 2 इजीली हो जाएगा। अब देखिए हम सीखना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए ये जो है ये आपका 2 होता, ये 2 होता है तो ये 2 + 1 होता, ये कितना होता? 3। अब गुणा करेंगे तो 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 60। ये 60 होगा। क्या 60 सम संख्या है? सम संख्या क्या इसका 2/2 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, ये पॉइंट में नहीं आएगा, तो ये भी रूट में नहीं बचेगा। अच्छा ये जो है मान लीजिए इसको मैं कर देता हूं, इसको मान लीजिए मैं 6 कर देता हूं, ठीक है, ये 6 है मान लो, तो इसको हम 6 ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 7। अच्छा अब गुणा करेंगे 7 गुणा 3 21, 21 गुणा 5 105, तो ये 105 आएगा। क्या ये सम संख्या है? ये सम संख्या नहीं, ये कैसी संख्या आ गई? विषम संख्या। ये विषम संख्या आएगी तो इसका बट्टा 2 करेंगे, अब 100% ये पॉइंट में आएगा या रूट में आएगा जो हम निकालेंगे। मान लो क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि जब सारी संख्याएं क्या हो गई? विषम। जब सारी संख्याएं विषम हो जाती है तो जो गुणा है वो क्या हो जाता है? विषम हो जाता है। जब गुणा विषम है तो गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या विषम हो गई तो बट्टा 2 नहीं किया जा सकता। अब ये विषम कब बनेगा? जब ये तीनों पावर क्या होंगी? सम होंगी। ये तीनों पावर क्या होंगी? सम होंगी, तो एक एक जुड़ के ये सब विषम। अगर इनमें से एक भी सम है, एक भी सम है, तो ये हमेशा सम ही आएगा गुणा। लेकिन अगर सारी विषम है तो ये विषम आएगा, और ये सारी विषम तब होंगी जब ये सारी क्या होंगी? सम होंगी। अब ये सारी सम अगर आपको करनी है, इसका मतलब ये होगा, देखिए ऐसी जो संख्याएं होती है ना जिसमें सारी पावर क्या हो जाए? सम हो जाए, वो एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे 2 की पावर 6 जो है उसका हम रूट कर सकते हैं। 2 की पावर 6 का पूरा रूट क्या हो जाता है? 2 का क्यूब हो जाता है, पावर आधी हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर जो है उसका अंडर रूट करेंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगी। 5 की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसी पावर है तो उनका रूट कंप्लीट आएगा। कंप्लीट आएगा तो गुणनखंड जो है उसके अंदर रूट बचेगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? चलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप फिलहाल इतना ध्यान रख लीजिए कि ऐसी जो संख्याएं होती है जिनकी पावर सम होती है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है, मतलब वो कंप्लीट स्क्वायर होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है, यानी उनका अंडर रूट पूरा निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंदर सारी पावर सम आ जाती है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूं। मैं कुछ स्क्वायर वाली संख्याएं ले रहा हूं। 1 का स्क्वायर ही होता है 4, 2 का स्क्वायर ही है 9, 3 का स्क्वायर है 16, 2 की पावर 4 होगा 25, 5 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 64, 2 की पावर 6, 81, 3 की पावर 4, 100, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। और भी ले सकते हैं आप ध्यान से देख सकते हैं सबके हमने जितने ये सारी पूर्ण वर्ग संख्या है इनके पूरे अंडर रूट निकलते हैं। तो अगर आप किसी के भी अभाज्य गुणनखंड देखें तो सबके अभाज्य गुणनखंड में जो पावर है वो क्या आ रही है? सम संख्या में ही आ रही है। देख लो जितनी भी पावर आ रही है सम संख्या। इसका मतलब सम संख्या में जब पावर होती है सभी अभाज्य गुणनखंडों पे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और जब आप इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? विषम आएगी, है ना। जैसे इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देखें तो 3, भाई एक पावर बढ़ा दें इसकी भी एक, तो टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 9। अगर इसकी बात करें तो 6 + 1 टोटल कितने हैं? 7 हैं। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? 9, 7। इसका मतलब विषम संख्या में आएगी। देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं
उनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा विषम आएगी, उनमें हमेशा गुणनखंड विषम संख्या में रहेंगे, जबकि अन्य सभी संख्याएं जो होंगी उनमें गुणनखंडों की संख्या सम होगी। तो सम होगी तो सम बट्टे 2 तो करके हम इजीली निकाल सकते हैं गुणनफल, ठीक है। लेकिन अगर विषम होगी तो विषम बट्टे 2 करके अगर निकालेंगे तो भी आपका आंसर जो है वो रूट में नहीं जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट तो पूरा हो जाएगा, इसलिए तब भी वो पॉइंट में नहीं आएगा या रूट में नहीं आएगा, वो कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने करके देख लिया कि अगर सम है तो बट्टे 2 करके हम इजीली बता सकते हैं पावर में। चलिए एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल करके और देख लेते हैं कि पॉइंट में आता है या नहीं आता है, ठीक। चलिए ये अपना क्वेश्चन है कि 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो होल स्क्वायर नंबर जो है उनका हम कैसे कर सकते हैं, 36 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसके गुणनफल निकालें, सॉरी गुणनखंडों की संख्या निकालें, तो गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 2 + 1 इंटू 2 + 1, कितनी हो जाएगी 9। तो 9 गुणनखंड आएंगे, विषम आ रही है ना, गुणनखंडों की संख्या 9 आएंगे, ठीक है। अब अगर हम गुणनखंडों का गुणनफल निकालें, गुणन निकालें तो संख्या यानी 36 उसकी पावर गुणनखंडों की संख्या बट्टे 2 यानी 9/2 हो जाएगा। 9/2 मतलब 4.5 हो जाएगा या 4.5 हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। आप कहेंगे अभी पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में आप लिखो, लेकिन ये है एक कंप्लीट नंबर, ये रूट में नहीं बचेगा। देखो कैसे, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, 36 की पावर 4 पूरी है और 36 की पावर आधी जो है वो अलग है, 0.5 अलग है, 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं आप। तो ये तो कंप्लीट पावर हो गई ना 36 की पावर 4, ये तो एक रूट में आएगा नहीं। अब ये रूट 36 हो गया, आधी पावर का मतलब रूट हो गया ना, तो ये 6 हो गया। तो 36 की पावर 4 इंटू कितना हो गया 6। तो ये देखिए पॉइंट में या रूट में नहीं बचा ना, रूट हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला यही लगाना है, भले ही वो पूर्ण वर्ग हो से पूर्ण वर्ग नहीं हो, आपको गुणनखंडों की संख्या बट्टे 2 ही करना है, क्योंकि ये पॉइंट आएगा, लेकिन ये पॉइंट जो ये रह नहीं पाएगा, ये एक्चुअल में रूट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट रूट होके ये बाहर आ जाएगा तो रूट बचेगा नहीं इसमें कभी भी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना। तो पूर्ण वर्ग हो से नहीं हो, आपको फॉर्मूला यही ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई है वो ध्यान में जरूर रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं या पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं, उन्हीं में ये प्रॉपर्टी होती है कि गुणनखंडों की संख्या उनकी विषम आ सकती है, बाकी सब में गुणनखंडों की संख्या हमेशा क्या आएगी, सम आएगी, ठीक है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर वाला मेथड है, इसको हम कुछ क्वेश्चन इस पे और करके देखते हैं, ठीक है। तो एक चीज हम समझते हैं पहले इसमें, जैसे 36 है मान लो, ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे आप मैन्युअली निकालो एक एक करके। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 6, उसके बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18 और 18 के बाद 36। ये इसके गुणनखंड है। टोटल 9 आ रहे थे, गिन लेते हैं एक बार, 3, 3, 6 और 9, 9 हो गए, ठीक है। आप ध्यान से देखें तो ये जो 36 है इसका अंडर रूट, 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो ये 6 जो है इसका गुणनखंड है वो यहाँ पे आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये रूट 36 है, ये 36 है, ये एग्जैक्टली बीच में आएगा। 9 थे ना, तो 9 में से 4 इधर है, ध्यान से देखें 4 इधर है और इधर भी कितने हैं, 4 है। ये एग्जैक्टली बीच में आएगा, जो रूट होता है वो एग्जैक्टली बीच में आता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई संख्या अगर n है, मान लो n, जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसके गुणनखंड जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 1 तो सबका होता ही है गुणनखंड। ये चलेंगे, एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा, रूट n आएगा, और उसके बाद में लास्ट में जो है वो संख्या खुद आ जाएगी, लास्ट में संख्या खुद आ जाएगी। स्टार्टिंग में 1 आएगा, तो ये दो तो सब में रहते ही रहते हैं, ठीक है, एक तो संख्या खुद और एक 1, बीच में रूट n आएगा। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसका रूट निकाला जा सकता है तो ये बीच में खुद आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इधर बराबर संख्या रहेगी, है ना। जैसे इधर 5 है, रूट n के इधर 5 गुणनखंड है तो इधर भी 5 होंगे, ठीक है। इधर अगर 8 है तो इधर भी 8 होंगे इसके, ठीक है। और टोटल विषम होगा, जोड़ के सबको विषम होगा, 8, 8, 16 और 1, 17, तो विषम हो जाएगा, एक ये और जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए
जबकि हमने 12 का जो किया था अभी पीछे, 12 में यहाँ पे बीच में एक संख्या नहीं बचती है, वो दो दो के कंप्लीट पेयर बन जाते हैं, क्योंकि गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, सम होती है, इसलिए पूरे दो दो में बंट जाते हैं। यहाँ पे ये एक जो है ये शेष बच जाता है आपका। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए ये संख्या n स्क्वायर हो तो ये फिर से क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, बीच में इसका रूट, अब n स्क्वायर का रूट क्या होता है n, तो बीच में n आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें ध्यान रखनी है कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसमें विषम होती है गुणनखंडों की संख्या, बीच में हमेशा उसका रूट आता है, उसके बाएं और दाएं तरफ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब जैसे इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 9, तो अगर आप पता करें कि भी इसका रूट जो है वो कितने नंबर पे आएगा, तो देखिए गुणनखंड की संख्या कितनी थी, 9, 9 में एक जोड़कर आधा कर दीजिए, यानी इसका जो रूट है वो कितने नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा। देखो 1 2 3 4 5, इधर से भी देख लो 1 2 3 4 5। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, वैसे इतना मुश्किल नहीं होता, आप इजीली बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको ना पता लगे तो आप देखिए जितने भी गुणनखंडों की संख्या आती है उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि ये कितने नंबर पे इसका रूट आने वाला है। चलिए ये क्वेश्चन है अपना कि 1 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या जो है वो सम है। अब देखिए जैसे ही आपको दिखाई दिया कि गुणनखंडों की संख्या सम है, मतलब होल स्क्वायर वाली संख्याएं होंगी, जो कंप्लीट जिनका रूट हो सकता है, या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं केवल वही लेनी है। तो 1 से 100 तक पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 4 9 कहाँ तक जाएगा, 100 खुद तक जाएगा। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर होता है, तो टोटल 10 संख्या हो गई ना, ये 10 का स्क्वायर है, तो 1 से 10 तक के स्क्वायर हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, सम आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 225 से छोटी कितनी प्राकृत संख्या है जिनके गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। अब विषम वाली हमें पता है कि भाई जो सम वाली है उनको छोड़ दे तो बाकी बची विषम वाली। हमें 225 नहीं लेना है, 225 से छोटी लेनी है, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, 224, 1 से 224 तक प्राकृत संख्याएं बोल रही है ना, तो 1 से लेंगे, 1 से 224 तक। ठीक है, तो 224 संख्याएं, उनमें से सम वाली कितनी है, तो देखिए 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, तो ये तो लेना ही नहीं है, मतलब 14 के स्क्वायर तक हमें छोड़ने हैं। तो 1 से 14 के स्क्वायर तक मतलब 14 संख्याएं होंगी, उनके गुणनखंडों की संख्या सम होगी, तो 14 संख्याएं छोड़ देंगे, तो बची कितनी, 210। तो 210 आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 1 तथा n के मध्य कुल 12 गुणनखंड है तो n स्क्वायर के कुल कितने गुणनखंड। देखिए n स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग हो गया, स्क्वायर है किसी संख्या का। ठीक है, तो पहला गुणनखंड तो 1 होगा, उसके बाद बीच में इसका रूट आएगा, तो n स्क्वायर का रूट n एग्जैक्ट बीच में आएगा। ठीक है, और लास्ट गुणनखंड खुद n स्क्वायर होगा, यही रहेगा। अब आपको बोला क्या, 1 और n के बीच में यहाँ कितने गुणनखंड है, 12, तो यहाँ भी कितने होंगे, 12, इन दोनों के बीच में भी 12, मतलब इससे इधर कितने हो गए, 13, 1 भी हो गया ना, तो 12 और 1 13, तो इधर हो गए 13 ही इधर हो गए, तो 13 + 13 26, और 1 ये n खुद हो गया, तो इसका मतलब टोटल कितने गुणनखंड है, 27, तो 27 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या n के गुणनखंडों को बढ़ते क्रम में लिखें, यानी 1 से स्टार्ट करके बढ़ते हुए क्रम में लिखें। लिखने पर प्रारंभ से क्रमशः 19वें और 35वें स्थान पर आने वाले गुणनखंडों का गुणनफल संख्या n के खुद के ही बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है n के कुल कितने गुणनखंड होंगे, वो आपको बताना। देखिए n के गुणनखंड 1 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। ये तो बोला ही नहीं है ना कि n पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं बोले तो आपको नहीं मानना है। ठीक है, आपको नॉर्मल संख्या मान के ही चलना है इसको। ठीक है, अब कह रहे हैं n जो है उसके गुणनखंडों को हमने बढ़ते क्रम में लिखा, तो इधर से 19वां और इधर से ही 35, यहां पे कोई गुणनखंड आ रहा है 35वें पे और यहाँ पे 19वें पे, इन दोनों का जो गुणा है वो n के बराबर। हमें पता है भाई स्टार्टिंग से जो पोजीशन है, एंड से जो पोजीशन है, उनका गुणा n के बराबर आता है हमेशा, है ना। जैसे ये 1 और n का गुणा 1 आएगा, ऐसे इधर से दूसरी, इधर से दूसरी, है ना। तो स्थान जो दिया है इधर से 19 है, तो इस 35 का भी इधर से स्थान कौन सा होना चाहिए, तो 19वां ही होना चाहिए।
ठीक है, इधर से स्थान इसका 19वां ही होना चाहिए। इसका मतलब इधर से अगर ये 35वां है तो इधर से ये 19वां होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का जो गुणा है वो n के बराबर आएगा, गुणा होकर n के बराबर आएंगे, ये बराबर स्थान पे होंगे दोनों तरफ से। तो अगर इधर से ये 19वां है तो देखिए यहाँ पे ये खुद 19वां है, तो इससे इधर कितने हैं, इससे इधर n तक कितने हैं 18। तो देखिए यहाँ तक टोटल इसको शामिल करके अगर इधर से देखें तो 35 है, तो 35 प्लस 18, इसका मतलब कुल गुणनखंड कितने हो गए 35 प्लस 18 यानी 53। तो इसके टोटल 53 गुणनखंड होंगे इस संख्या के। ठीक है, अब आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं क्योंकि 53 गुणनखंड है, इसका मतलब गुणनखंडों की संख्या विषम है, तो मैं कहूँ कि भाई n पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आपका आंसर होगा कि n पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि n के गुणनखंडों की संख्या विषम आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये n दिया हुआ आपको, n बराबर ये दिया हुआ, आपको पूछा n के गुणनखंड कितने होंगे, तो ये हमने डिविजिबिलिटी में भी किया था। मैंने कहा था कि सबसे छोटी पावर आप कॉमन ले सकते हैं, तो इन चारों में से क्या कॉमन आएगा, तो आप कहेंगे 4 की पावर 21 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 4 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में बदलना हमें, तो इसको अभाज्य संख्या यानी 2 की पावर में लिख लिया हमने। तो ये हो जाएगा आपका 64 और 16 80, 84 85 हो गया 85। अच्छा 85 के भी अभाज्य गुणनखंड कर दे, ये तो 2 की पावर 42 हो गया। 85 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1। अब अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालें, गुणनखंडों की संख्या, तो पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे, तो 42 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1 फिर 1 प्लस 1, तो 42 गुणा 4 हो जाए, सॉरी 43 गुणा, ये 2 गए, ये 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 43 करेंगे तो 172, 172 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या आपके पास 1050, आपसे पूछे इस संख्या को कितने प्रकार से दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है। अब इसको ऐसे समझे क्या कहना चाह रहा है अगला, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास 12 है, तो 12 को हम दो संख्याओं के गुणा के रूप में, दो प्राकृत संख्याओं के गुणा के रूप में कैसे कैसे दर्शा सकते हैं, तो 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, फिर देखिए वापस 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, फिर 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद में 12 इंटू 1 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये जो 1 2 3 4 6 12 आ रहे हैं, ये इसके गुणनखंड ही है क्या। ठीक है, इसका मतलब जितनी गुणनखंडों की संख्या होगी उतने ही रूप में हम उसको दो दो संख्याओं के गुणा के रूप में दिखा सकते हैं। बट यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो दो संख्याओं के रूप में आपने यहाँ दिखाया वही दो संख्याएं तो यहाँ है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ क्रम थोड़े डिसाइड करना, मैं तो दो संख्याओं के रूप में दिखाना है, तो आपसे मैं कहूँ आपने 12 को दो संख्याओं के, आप कहेंगे 1 और 12 के गुणा में दिखाया, तो ये भी 1 और 12 के गुणा में, ये भी 1 और 12 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 and 6 है, ये भी 2 and 6 है, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर दिखाना चाहिए इसको दो के गुणा के रूप में, तो आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स जितने हैं उसमें से आधे ही लेने पड़ेंगे, आधे नहीं ले सकते आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 1050 के फैक्टर करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे आपके 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1। ठीक है भाई, 21 गुणा 5 105 होता है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, अगर आप इसको दो गुणनखंडों की संख्या निकालें, दो संख्याओं में दिखाने के लिए आपको गुणनखंडों की संख्या दिखानी है। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से 3 होंगे और यहाँ से 2 होंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 24। लेकिन आपके पास 24 थोड़े होंगे, 24 का आधा, तो हम 24 का हाफ कर देंगे। 24 का हाफ यानी आप कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, 12 प्रकार से इसको दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था अपना फैक्टर्स का। अभी इसका जितना आज किया हमने उससे ज़्यादा पार्ट अभी इसका बचा हुआ है। और ठीक है, तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको अभी मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि
सम गुणनखंड विषम गुणनखंड का अलग अलग जोड़ और संख्या कैसे निकालें, इसके बाद परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, ठीक है, किसी संख्या का मल्टीपल कैसे बनाएं, ठीक है, किसी संख्या का डिवाइजर कैसे बनाएं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।